अस्सलाम वालेकुम रेडियो Orgasm 90.8 FM yan kanun waduna social media platform ka zik sunut kanun langa arjiba kan fiyos na juna aslam ren mo chuna tasar tasban ngates lokso zostani ka me masun sapa ngati mashrian ukela zostani ka lazbin tani me masuni khoy samzun tas pare chupi flux hamisha ngates benchi patan wadiri ngate sang ngate chok shakhsiyat chingati student yo zari khosatang khos ngati mashri filar gela zostani ka lasun benchi ngata tas mashatang khos sa pasnan la ka to zerna education field यानी खसबेक दनेर याला उस्तानी के शेरसो तुलने शेस्ता मशात पिना दरी एनजीओ यानी रीडो ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट आजुक सेना रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जरिंचिक नता दी ऑर्गेनाइजेशन तुस याला उस्तानी का दरस तुस पेनु शेस स्कोरला वदुने यार के स्कोरला या ला सुन बेंचिंग नता थोमा छाता दिस को लखोल याला ला सुन बाछाता मीतास लका तो जना मोहम्मद महराज मुश्ताक जरिंचिक यानी महराज चराग जरिंचिक नी बियोता द्राज नखरा आजुक सेना दिरिंग होगा चेस ngati रेडियो गजम 90.8 FM स्टूडियो आजुक शोसोता Sabasnala Mehraj Ravang Jutseri Mozari there is a reason to send to send to Finsika Radio Orgasm 90.8 FM ला तो स्टांस फिलहाल थैंक यू सर। साथ साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है अभी तो मास्टर बन चुके हैं एनजीओस में क्योंकि बहुत सारे एनजीओस के साथ आपने काम किए हैं अभी भी आप एनजीओस में एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं रेडियो के और उसमें आप तालीम पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क पर भी फोकस कर रहे हैं यही पूछना चाहूँगा कि एनजीओ से सबके साथ जुड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन के बारे में हम कहें या आपके जो बर्थ प्लेस उसके बारे में बात करें थोड़ा बहुत आपके बारे में ब्रीफ अगर हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरा नाम मोहम्मद महराज मुश्ताक है, मैं द्रास का रहने वाला हूँ। मैंने जो अपनी 10th तक की एजुकेशन थी वो यहीं से हासिल की है, द्रास से ही। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्रीनगर से किया। रही बात सर एनजीओज़ की, तो एनजीओ में जुड़ने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है वही कि आप सोशल वर्क के लिए आप अपने आप को किस हिसाब से तैयार कर लेते हो और आपकी कोशिश क्या रहती है। अगर इस चीज़ की भूख होगी तो आप किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ के ऐसा सोशल वर्क कर सकते हैं। हाँ सही बात सर क्योंकि एनजीओ में काम करने के लिए एक तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं होता है कहीं पे हम जॉब करते हैं तो हम इसी उम्मीद से करते हैं कि हमें यहाँ से तनख्वाह आ रहा है उसके लिए हमें पे दे रहे हैं मगर जब एनजीओ के बाद आते हैं तो हमें कहीं कहीं पे ऐसे काम करना होता है जिसमें अपनी जेब से पैसा नहीं कि हमें लोगों की मफाद के लिए काम तो करना ही करना है। तो इसको सोचकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर थोड़ा बहुत एनजीओ से दूर रहते हैं उसमें काम करना पसंद नहीं करते और एनजीओ में आने से पहले आप बहुत सारे स्कूलों पर एज ए टीचर भी काम किया आपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपके ज़ेर निगरानी में अपनी पढ़ाई की है और अभी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अच्छा खासा कामयाब हो चुके हैं और आपको इतनी इज्जत देते हुए दिखाई देते हैं। तो जो टीचिंग लाइन के बारे में अगर बात करें तो उसका क्या एक्सपीरियंस था टीचिंग लाइन से आकर अभी उन सभी को छोड़कर एनजीओ में का क्या मसला है? देखिए मैंने कम से कम 7 से 8 साल लगभग प्राइवेट स्कूल्स में काम किया जहाँ पर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जैसे साइंस पढ़ाया और मैं वाइस प्रिंसिपल तक का भी काम कर चुका हूँ बहुत सारे स्कूलों में। तो ऐसा नहीं है कि तब मैं सोशल वर्क नहीं किया करता था लेकिन इतना खुल के नहीं किया करता था, जहाँ मुझसे बंद पड़े मैं करता था। और बात ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोशल वर्क करना चाह रहे हैं जो डिफरेंट एनजीओज़ को डिफरेंट तरीक़ों से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या कोई कुछ और कर रहा है। अब एनजीओज़ का ये मसला है सर कि जैसे मैंने आपको पहले बोला हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अब रही बात ये पार्ट टाइम जॉब करना, ये तो हर किसी की ज़रूरत है क्योंकि आज की डेट में अपने खर्चे वगैरह या लाइवलीहुड के लिए करना ही पड़ता है। तो स्कूलों में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर क्योंकि एक हिसाब से देख लें तो प्राइवेट स्कूल्स में मैक्सिमम वो तो सोशल वर्क ही कहेंगे क्योंकि जो मेहनत प्राइवेट स्कूल के टीचर्स करते हैं मुझे नहीं लगता कि उनकी मेहनत के बराबर वो अर्निंग्स वहाँ से हासिल कर लेते हैं। उसके बाद रही बात सर एनजीओज़ की, तो एनजीओज़ में वैसे तो काफ़ी फील्ड्स में आप काम कर सकते हो लेकिन मैंने जिस भी एनजीओ का आज तक मैं हिस्सा रहा मैंने कोशिश किया जितना हो पाए मैं जो करूं अपनी सोसाइटी के लिए। खासकर मैंने बच्चों के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जहां पर मैंने डिफरेंट तरीक़ों के प्रोग्राम्स भी कर लिए, काफ़ी अच्छी डिग्नेटरीज के साथ मिलकर काफ़ी और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन में मैंने बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश की जो मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे सर मैंने द्रास में एक प्रोग्राम किया था सेक्सुअल हरासमेंट पे, तो वो मैंने किया था तब हमारे द्रास में जो मकसद जज थी मैम डरन अनमो उनके साथ किया था। तो वो प्रोग्राम जब मैंने पहले शुरुआत में अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस की थी कि हम इस बारे में एक डरसा वालों के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम करेंगे तो काफ़ी लोग उसमें बोल रहे थे यार यहाँ इस प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है
लेकिन उसके बाद जो हमने वो प्रोग्राम किया वहाँ पे, तो मुझे लगा सही मानों में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे औरतों के हुकूक के बारे में या और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कानूनन शर्रन जो चीज़ वो औरतों को वहाँ पता तक नहीं था कि क्या चीज़ है। तो इसके अलावा मैंने जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, तो उन प्रोग्राम्स में भी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसे जानने को मिली जिनके बारे में हमारी औरतें कम जानती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सर, मतलब आपको किसी कहीं जगह से आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, तो जब लोग उस चीज़ को आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ें और ताकत सी देती है बंदे को, हिम्मत सी देती है कि नहीं भाई मुझे और कर लेना चाहिए। तो बस वहीं से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ जो एनजीओ जो है कभी-कभार हमें वो मौका देता है जो हम दूसरे पोस्ट पर रहकर नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि कहीं जगहों पर ऐसे चीज़ें आ जाते हैं जिसको हमें निभाना होता है। अगर वो हम रूल फॉलो नहीं करें, कुछ और काम करें, तो उससे हमें बहुत सारे नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। तो एनजीओ जो होते हैं तो गवर्नमेंट से अलग हो जाते हैं, अपने हिसाब से जो गवर्नमट के रूल है, लॉ है, उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे, अभी आपने कहा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट पर आपने प्रोग्राम किया था, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है, मगर जब आपने उस प्रोग्राम को किया तो अभी आपने कहा कि इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, खासकर हमारे वुमेंस के लिए उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो वुमेन सेल खुला है, तो जब मैंने भी वुमेन सेल से एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें भी वहाँ वो बोल रहे थे कि आज तक करगिल में हम ये सोचते थे कि वुमेन्स के साथ कोई काम नहीं होता, मगर जब हम प्रोग्राम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आते हैं, तो ऐसे ऐसे स्टोरीज हमें सुनने को मिलता है जो शायद हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये हुआ होगा, हमारे माशरे में ये होता होगा। तो इसलिए आपने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाते आ रहे हैं, हमेशा आप उठाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि तालीम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आपने इस साल देखें तो बहुत सारी जगहों पर द्रास में देखें या कभी की बहुत सारी जगहों पर आपने विंटर कोचिंग, फ्री विंटर कोचिंग जो है रखा था, तो तालीम पर भी आप बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर तालीम ना हो तो ज़िंदगी जीने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस दौर के साथ मुकाबला करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, हर चीज़। क्योंकि तुर्की का एक कहावत है, जिससे मिक्सर तस्वीर न्यूज़ समझ रही, कि आज के दौर में हर चीज़ वो हमें सीखने की ज़रूरत है जो हमें आने वाले दौर में फ़ायदा दे। तो तालीम के हिसाब से आप तालीम के नज़रिए से आप देखें तो एनजीओ से जुड़कर किस तरह आप उसमें चेंज ला सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग ला पा रहे हैं? देखें, जैसे मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा, मेरे जो कोचिंग सेंटर्स थे वो टोटल फ्री नहीं थे, वो 50% सब्सिडी में थे जहाँ पर भी थे। अब एक्चुअल में हमने पहले ये पूरा डिसाइड कर लिया था कि इसको फ्री में करेंगे, लेकिन जैसे हम अपने लद्दाख की बात करें, खासकर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो हमारे यहाँ पर हम खुद लोगों को मिला के, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आदत नहीं है, हम सब लोगों को फ्री में सब कुछ करने की आदत है। लेकिन उसी जगह अगर हम लोग बात कर लें कि कहीं हमें पैसे देने पड़े, तो वहाँ पर हम हमारी कदमें रुक जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेंगे सर, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के बीच में। तो अगर टीचर्स की बात कर लें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स नाकाबिल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत वो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लें, तो आप हम देखेंगे सर कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ उसके पेरेंट्स अवेलेबल करवा देते हैं। भले उनको एक टाइम का खाना कम ही क्यों ना खाना पड़े। तो उसी के साथ में अगर है हम देखेंगे कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को वो सारी सुविधाएँ अच्छी तरह से हासिल नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती हैं। तो इसमें वजह यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पैसे खर्चा नहीं होते हैं और प्राइवेट स्कूल में हमारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो इन द सेंस हमने ये सोचा, अगर हम अगर इस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर सारे फ्री कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे, तो बच्चों में वो पैशन, वो डेडिकेशन नहीं आएगी, और उसके साथ-साथ टीचर्स में भी। क्योंकि क्योंकि यही वही बात होता है, जो फ्री में मिलता है उस पे हम ज़्यादा हाँ, ध्यान नहीं देते। तो वो बिल्कुल जैसे पेरेंट्स सवाल नहीं उठाएँगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो उनको पता है भाई फ्री में हो रहा है सब कुछ। तो इस चीज़ के लिए हमने कोशिश की सर उसका 50% डिस्काउंट कर दें, ताकि कुछ फीस, और दूसरा ये मसला रहता है कि हम किसी पे एहसान ना करें, किसी को ऐसा महसूस ना हो कि भाई ये हम पे बड़ा एहसान कर रहे हैं। और एनजीओज़ की सर अगर बात करते चलें, तो इसमें जो डोनेशंस होती है वो भी तो अल्टीमेटली पेरेंट्स ही होती है, आम आम लोग होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने सर जितने भी कोचिंग सेंटर्स खोले, हमने कोशिश की कि वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा जोश, जज़्बा और उनका जो मोरल हो वो थोड़ा अप रहे। तो ये कोचिंग सेंटर्स जब हमने खोले, तो इन दौरान हमने करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी करवाए आर्मी के थ्रू, आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये था कि हम बच्चों को ये दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया में
पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी अर्निंग हासिल कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उतने काबिल नहीं होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो हमने कोशिश की जितना हो पाए हम एक स्कूल का माहौल दे पाएँ उसमें। तो सही बात है सर कि आज के दौर में अगर तालीम को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हम जो तरक्की के राह पर चल रहे हैं उससे हम पीछे भी चल सकते हैं, तो ये तो सही है। तो अगर एनजीओ की बात करें तो गवर्नमेंट से कुछ इमदाद मिलते हैं कि नहीं मिलते? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं एनजीओ तो खोलना चाहता हूँ, क्या पता मुझे आगे जाके कोई किसी का मदद मिले कि ना मिले, मुझे ज़्यादा अपनी जेब से पैसा तो देना नहीं पड़ेगा। मैं ये तो करना चाहता हूँ कि माशरे की फलाह व बहबूदी के लिए, माशरे की तरक्की के लिए मैं काम तो करूँ, मगर मेरे साथ भी कोई ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे, नहीं तो मैं अपनी जेब से इतना यानी माशरे के लिए नहीं कर सकता। कोई ऐसा सोच होता है तो रुक जाते हैं कदम। तो गवर्नमेंट्स क्या एनजीओज़ की मदद करते हैं? अगर आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे हों, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करें तो उस लिहाज से कुछ इमदाद मिलने के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये लोगों का बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसे सरकार से मतलब कुछ पैसे मिलते हैं या कुछ मिलते हैं ज़रूर। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनवाईके की हम बात करेंगे, कल्चरल एकेडमी की बात करेंगे, वहाँ से पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स उनके साथ कोलैबोरेशन में करना होता है और वो प्रोग्राम का खर्चा देते हैं, ना कि एनजीओ को कोई खर्चा दे देते हैं। उसके बाद जैसे हमारे काउंसलर्स वगैरह जो होते हैं या हमारे बीडीसी पर्सन, सरपंच, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रोग्राम कर लेते हो, वो किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या कर लेते हैं कि अपने जेब से डोनेशंस दे देते हैं। तो एनजीओ का ये रोल होता है सर कि मतलब उसमें अगर कभी आपको लगे कि जैसे प्रोग्राम से कुछ ज़्यादा पैसे आए, तो उन पैसों को किसी और जगह में यूटिलाइज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि उस पैसे को आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए खर्चा कर रहे हो। और रही बात, जैसे हम माशरे की बात करेंगे कि पढ़े लिखे लोगों की वजह से माशरा चल रहा, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे अनपढ़ लोगों से ज़्यादा माशरा चल रहा है, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री हैं वो भी अनपढ़ हैं। हमारे जो बार्बर, मोची या और भी बहुत सारी बातों के बारे में बात कर लेंगे, तो ये सारे तो अनपढ़ ही होते हैं। तो हमें उन पे उँगली कभी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि अगर माशरे में पढ़े लिखे लोगों का जितना रोल है, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा उनका रोल है। अब रही बात उनकी जो स्किल्स हैं, उसको भी हमें सराहने की ज़रूरत है। हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे आज वुमेन एम्पावरमेंट डे है, लेकिन एक वक़्त था जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे हमारे इंडिया में इस चीज़ को सरोजिनी नायडू के काम और उनकी कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए ये दिन मनाया गया। लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट डे भी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह जो तकलीफ़ें झेल रहा है वो तो मर्द ही झेल रहा है। क्योंकि औरतें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में कहीं पर भी नाकाम नहीं हैं। तो आप देखेंगे जैसे इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट या जिस भी शोबे में आज की डेट में हमारे यहाँ काउंसलर्स के लिए भी उन्हें मुंतखब किया गया था। तो हमें कोशिश ये कर लेनी चाहिए, अगर माशरे की बात कर लें तो हर किसी को साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं कि ये पढ़ा लिखा है तो इनकी अर्निंग्स कुछ ज़्यादा हो या कुछ और हो। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में जो ज़्यादा बेरोज़गार बैठे हैं वो तो पढ़े लिखे ही बैठे हैं, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं जिनमें स्किल्स है वो तो कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं। जैसे मिस्त्री का काम कर रहे हैं या कुली का काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि हम तो यही सोच के बैठे हैं कि पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी या प्राइवेट जॉब मिलेंगी, इसी के चक्कर में रहते हैं, स्किल्स तो हम सीखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आने वाले फ्यूचर में हो जाते हैं हर किसी को इसी के साथ। अभी आपने एक बात बताई कि वुमेन एम्पावरमेंट डे तो आज हम मना रहे हैं। वुमेन्स जो है माशाल्लाह हमारे माशरे में एक ऐसा चिराग है जो इस माशरे को बुझने नहीं देता, हमेशा इस माशरे को किस तरह आगे बढ़ना है, आगे नहीं जाना है, उस पर हमेशा काम करते हैं। तो आपने कहा मेन एम्पावरमेंट पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं लड़के जो है मेन जो है वो दब जाते हैं, किसी कानून के चक्कर में हो या किसी काम के चक्कर में हो या एक फैमिली की ज़िम्मेदारी के चक्कर में हो। मान लीजिए अभी आप फैमिली वाले हैं, अगर जॉब नहीं है, एक एनजीओ चला रहे हैं, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मैं एनजीओ चला रहा हूँ, जेब से पैसे देकर माशरे को आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, मगर साथ-साथ ये भी तो देखना है कि फैमिली को कैसे चलाना है, बीवी बच्चे हैं उनको कैसे पालना है, बच्चों को आज के दौर में इस दौर के हिसाब से कैसे तालीम देना है, तो उस हिसाब से हमें भी काम तो करना ही करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि कहीं न कहीं हमें भी अपनी जो हुकूक है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत भी है। तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इंडियन आर्मी के साथ भी, आपने कहा था कि इंडियन आर्मी के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो इंडियन आर्मी खुद हमेशा माशरे की
फलाह व बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। एजुकेशन फील्ड में हो या बहुत सारे स्पोर्ट्स फील्ड में हो, बहुत सारी जगहों पर ऐसे वो काम करते रहते हैं। तो इंडियन आर्मी के साथ काम करके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कि जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में उठाना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाकर हम माशरे को आगे बढ़ा सकते हैं। सर आर्मी की बात करें तो मुझे सबसे जो पहली बात है उनकी जो आती है वो आती है डिसिप्लिन। ठीक है, तो मतलब मान के चलें हम लोग किसी प्रोग्राम के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, तो अब कल प्रोग्राम होगा तो हम रात को भाग दौड़ी करना स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई प्रोग्राम है, क्या करना है। अगर यही बात आर्मी वालों को पता लगे कि भाई एक हफ्ते के बाद प्रोग्राम है, तो एक हफ्ता पहले से अपनी तैयारी पूरी रख लेते हैं। तो जैसे मैं अपने एनजीओ के थ्रू हर साल इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करता हूँ। इस साल भी मैंने किया था। और जब इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया था, वहाँ से एक मेजर आए थे, मेजर टी एस भट्टी साहब आए थे। तो उनसे मैंने जानबूझ के ये आर्मी कैसे ज्वाइन की जाए, इस चीज़ का बच्चों के लिए एक प्रोग्राम भी रखा था। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो आर्मी के थ्रू ही होती है, चाहे वो आर्मी आप ज्वाइन कर लें या आर्मी क्वार्टर्स के लिए आप भर्ती हों या और भी जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी ये जो सोसाइटी है, इसमें इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है हमारे इस माशरे को आगे लेके चलने में। जैसे हम जानते हैं कि 1999 के वॉर से पहले हमारी उतनी पहचान नहीं थी। उस वॉर से खैर हमने काफ़ी कुछ खोया, उस चीज़ का दुख भी है हमें। लेकिन अगर इस सोसाइटी की बात कर लें तो उस वॉर के बाद ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये अलग लेवल पर निखर गया, इसकी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान होने लगी। तो उसके बाद जैसे आर्मी जो सद्भावना के थ्रू जैसे मेडिकल कैंप्स वगैरह चलाते हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे आउट ऑफ हमारी यूटी भेज देते हैं। मैं खुद सद्भावना के थ्रू पढ़ा हूँ सर, 5th क्लास से 8th क्लास तक आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास पंजाब में। तो ये जो चीज़ें होती है ये इंसान को एक अलग लेवल पे बूस्ट कर लेती है। और रही बात की लोगों का कॉपरेशन के साथ, तो हम बात करें तो यहाँ पर अपने लद्दाख की खासकर बात कर लें तो आर्मी के साथ हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल भी बड़ा पीसफुल माहौल है। और बाकी रही बात कहीं पे भी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो इंडियन आर्मी जो है हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है। रिसेंटली यहाँ पर जो मस्जिद शहीद हुई करगिल बाज़ार में, तो वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। खैर जो सिविल डिपार्टमेंट्स थे वो उनका तो चलो हम कह देंगे ड्यूटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। लेकिन वहाँ पर मैं भी मौजूद था सर, मैंने देखा वहाँ पर भी आर्मी वाले आए थे उस आग को बुझाने के लिए, मदद करने के लिए। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए आर्मी का, और साथ ही साथ अपने सारे बुज़ुर्गों का या हमारे लोगों का कि ये जो माहौल पीसफुल माहौल जो बनाया हुआ है, तो ये भी कहीं न कहीं एक मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानूँगा इंडियन आर्मी का और अपने लोगों का। क्योंकि अगर हम पीसफुल माहौल में हैं तभी तो वो हमारी मदद कर पा रहे हैं। अगर हमारा माहौल ख़राब होता वो कहाँ कर पाते बेचारे। सही बात है। आज ज़िंदगी में आपने टीचर के काम देखे, एनजीओ भी चलाया, प्रेसिडेंट भी था। किस चीज़ पर फ़ख्र होते हैं कि यार मैंने एज ए टीचर या एज ए एनजीओ के प्रेसिडेंट ये काम मैंने माशरे के लिए अच्छा किया है, और आने वाले टाइम में विजन क्या है कि अभी और क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा मेन एम तो यही रहेगा, अगर मैं जॉब भी कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, सोशल वर्क तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी जब तक मैं हूँ दुनिया में चलता रहे। और रही बात सर फ़ख्र की, तो अभी इतना ज़्यादा सोशल वर्क किया नहीं कि कुछ ज़्यादा फ़ख्र होने लगे। लेकिन जब भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई इस बारे में जानता नहीं था, जैसे औरतों के हुकूक़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे हमारे वहाँ काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ थे जहाँ पर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था पढ़ाई वगैरह के लिए, तो वहाँ पर जब हमने ये कोचिंग सेंटर्स वगैरह चलाए, जब काफ़ी ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझे कहा कि भाई बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके एनजीओ के कि हमारे बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिल पाई। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है और थोड़ी हिम्मत मिलती है, हाँ यार हमने कुछ तो हासिल किया। उसके बाद अगर स्कूल की बात कर लें तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करने लगे हैं, लेकिन वो जब बाज़ार में मिल के बोलते हैं सर बड़ी बहुत सारा धन्यवाद आपका, और उनको जब कामयाबी से अपने घर में या अपनी सोसाइटी के साथ देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिया अपनी सोसाइटी के लिए। वक़्त का तकाज़ा है सर, नहीं तो बातें तो बहुत सारी हैं अभी बचे हुए, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी आप अपनी जो कीमती औकात है उसमें से वक़्त निकाल कर 90.8 एफएम को अपना टाइम देंगे। तो लास्ट में कुछ मैसेज अगर हमारे यूथ्स के लिए, हमारे जनरल पब्लिक के लिए क्या देना चाहेंगे?
देखिए, हमारे वहाँ पर एक कोटेशन है, डू गुड एंड हैव गुड। तो इसका मतलब ये है सर कि मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये सोशल वर्क करना। लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ में कि हर कोई करता है लाइफ में, जाने में या अनजाने में। तो मैं ये नहीं कहता कि अपना पूरा टाइम ये एनजीओज़ को दे दें। एनजीओज़ का होना उतना ज़्यादा, अगर आप सोशल वर्क करने का फ़ील रखते हैं, तो एनजीओज़ के साथ जुड़ना भी कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। और रही बात, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो पाए, जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, या तबका का होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है। तो थोड़ा-सा टाइम उनके लिए भी दे दें, स्पेंड उनके साथ करें, या जो आपसे जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाता है वो करें। क्योंकि अगर हम अ, अपने मज़हब की बात करेंगे या किसी भी चीज़ की भी बात करेंगे, तो अगर हम इंसानियत का साथ देंगे, तो सही में दिल को बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, और हम खुदा के सामने, उनके रसूल के सामने एक अच्छा चेहरा लेके जा पाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि आपकी जो अल्फाज हैं, जो हमारे सुनने वाले सुन रहे हैं कि किस तरह काम करना है एज एन एनजीओ, किस तरह हम अपने माशरे को आगे बढ़ा सकते हैं एनजीओ में काम करके, एज एन टीचर हम अपने माशरे को किस तरह सुधार सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले इससे वो मुस्तफ़ीद होंगे और इससे इस्तेफ़ादा भी उठाएँगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो का 90 थैंक यू को सर। टाइम देने के लिए।